पान पर है। आप देख ही रहे हैं जिस तरह की हलचल यहां देखने को मिल रही है। और इस मंच पर बिहार की सियासत के तमाम दिग्गज एक एक कर आ रहे हैं, उनसे हम जनता के सवाल पूछ रहे हैं। इसी कड़ी में अब मुकेश सहनी जी हमारे बीच यहां पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। बहुत धन्यवाद आपको। और क्या हाल है, चुनाव कैसा चल रहा है, जरा ये बताइए। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, हाल तो देखिए, सत्ता पक्ष जो है वो 5 साल पावर में रहकर पावर का मजा लेते हैं। अब विपक्ष के पास एक ही काम होता है, जनता के बीच में जाना और कैसे भी जनता को कन्विंस करके और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना। तो हम लोग विपक्ष में हैं। जब से मोदी जी, अमित शाह जी हमारे विधायक को खरीदे और हमको सरकार से बाहर कर दिए, तब से हमारे पास एक ही काम बचा, जनता के बीच में जाना, अपने कार्यकर्ता के बीच में जाना, उनके हर समस्या को एड्रेस करना, उनके बीच में अपनी दुख सुख बात करना, उनकी हर समस्या को पूरा कर, जरूरी को पूरा करना, यही काम बचा और वही कर रहा हूँ। अभी यात्रा ख़त्म हुआ है और अभी हम लोग बैठे हैं सीट शेयरिंग वगैरह सब करके। फिर 2-4-5 दिन के बाद बहुत जल्दी फिर हम अपने लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे। और हमारे पास तो एक ही काम है, अपने जनता के बीच में कनेक्ट रहना। बड़े बड़े लोग जो होते हैं, अडानी अंबानी, जिनको चंदा देते हैं और धंधा लेते हैं, तो उनके पास पर्याप्त पैसा होता है और वो पर्याप्त पैसा लेकर वो बड़े बड़े एजेंसी को हायर करके और अपनी पार्टी के लिए काम कराते हैं। हमारे पास तो ऐसे कोई संसाधन है नहीं, और हमारे कार्यकर्ता हो या मैं हूँ, स्वयं अपने लोगों के बीच में जाकर काम करते हैं। तो हमारे पास एक ही काम है, जनता का जरूरी को पूरा करना। एक बात बताइए, बाकी सब बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन आप अजगर से क्यों डरते हैं? अरे डरना चाहिए भाई। जब से हमने देखा, टीवी मीडिया में भी देखा, कई देश दुनिया में ऐसा देखने के लिए मिला कि अजगर को पालने के बाद अजगर एक समय ऐसा आ जाता है कि वो अपना खाना को त्याग करते हैं और उनका नाप लेते रहते, और फिर एक समय आ जाता है जो पालते उन्हीं को खा जाते हैं। और मैंने एहसास कर लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर। शिकार आप भी हुए हैं क्या? हाँ, हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2020 में गठबंधन किए, बिहार में उनके 74 विधायक बनवाए, उसमें हमारा बहुत बड़ा भूमिका रहा। अगर हम नहीं समर्थन देते तो शायद 2020 में सरकार नीतीश जी का नहीं बनता। हमने सरकार बनाया और उसके बाद उस सरकार में हम मंत्री थे, और फिर उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया। वो समाप्त करने के लिए कोशिश किया, और सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। आप चिराग पासवान जी का देख लीजिए, उन्होंने हनुमान बन के और किस तरीके से बिहार में एनडीए का सरकार उस समय में बनाया, और ठीक सरकार बनने के बाद उनके साथ क्या किया, उनके पार्टी तोड़कर दूसरा गुट बना देना, उनके चाचा को भारत सरकार में मंत्री बना देना। ये तो भाजपा जो है समय समय पर अब केचुआ जैसा अपना केचुआ निकालते हैं अजगर, उसी तरीके से ये भी निकालते हैं। जब इनको डर हो जाता तो फिर उन्हीं के शरण में आ जाते हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हो। आप अजगर कह रहे हैं बीजेपी को? हाँ, अच्छा। जो उनको पालते उनको खा जाते हैं। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप महाराष्ट्र में देखिए, शिवसेना को उंगली पकड़कर वहाँ पे बाला साहब ठाकरे जी को उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में डेवलप हुआ, फिर उन्हीं को खत्म कर दिए। बिहार में नीतीश कुमार जी को उंगली पकड़ के भारतीय जनता पार्टी का बिहार में वजूद आया, और फिर देखिए ऑपरेशन हनुमान करके किस तरीके से बिहार में नीतीश जी को 42 सीट पर ला दिए। तो बीजेपी किसी का नहीं है, वो अपने कार्यकर्ता का नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का बीजेपी नहीं हुआ तो बाकी किसका होने वाला है? तेजस्वी जी पर इतना भरोसा कैसे है, इतना यकीन कैसे है? देखिए, तेजस्वी हमारे छोटे भाई है और हम लोग एक ही उम्र में हैं, और कुछ उम्र हमसे तो कम ही है, और हम लोग को लंबा बिहार में काम करना है, 30-35 साल काम करना है। तो हम दोनों का ट्यूनिंग भी एक है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का विरासत को लेके वो चल रहे हैं, और आदरणीय लालू प्रसाद जी को हम लोग अपना दिल में रखते हैं, और उनके विचार पे काम करने का इच्छा हमेशा, जब से हमने राजनीति में आया तब से उनके ही बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं कि गरीब को, पिछड़ा को, बीच में तो नहीं चल रहे थे आप? ना नहीं, विचार आप गए, देखिए, ऐसी बात राजनीति है, पॉलिटिकल पार्टी है। मैं अगर सही हूं, एक मिनट जवाब दे रहा हूं ना, सुन तो लीजिए, जवाब दे देता ना, जवाब दे दो। मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए, आप ही बोलिए, आप ही का मंच है। यहीं पर इसी हॉल में, इसी ऑडिटोरियम में 2020 में एक प्रेस वार्ता में खड़े होकर आपने कहा था कि मेरे सीने में खंजर घोंपा गया। तेजस्वी यादव से इस कदर आप नाराज हो गए? आपने सही कहा, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं? नहीं, सही आपने कहा। देखिए, हमारा विचार क्या है, गरीब को कल्याण करना। आदरणीय लालू जी का विचार क्या है, जो जमीन पर बैठने वाला है उनको उठा के कुर्सी पर बैठाएं। तो विचार हमारा यही है। रहा कि पॉलिटिकल पार्टी है तो हमको पार्टी चलाना है, और यही मोरिया होटल है जो पिछली बार 2020 में गठबंधन हमारा टूटा, और निश्चित तौर पर उस समय में हमने भी जल्दीबाजी किया, और थोड़ा सा राजनीति का अनुभव तेजस्वी जी में भी कमी रहने के कारण हम लोगों का गठबंधन टूटा, और उसका परिणाम हुआ कि वो भी सरकार में नहीं आए, और हम भी
जिनके साथ गए उन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया। तो इससे सीख लिया। लेकिन विचार तो यही है ना, जमीन पर बैठने वाले को सम्मान देना, कुर्सी पर बैठाना, ये लालू जी का भी विचार था और मेरा भी विचार है, और इसी विचार को लेके चल रहे हैं। और अभी तो तेजस्वी जी हमारे छोटे भाई हैं और वो विचार को आगे लेके जाना, तो हम लोगों का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है और बहुत मजबूती से हम लोग कंफर्टेबल हैं और अगला सरकार हम लोग बनाएंगे। लेकिन आपकी जो एक मांग है, बार बार जो आप कह रहे हैं डिप्टी सीएम वाली बात, कोई मान तो रहा नहीं, कहीं से कोई बात आ तो नहीं रही है, ना कांग्रेस मान रही है ना तेजस्वी मान रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं? नहीं, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? एक अति पिछड़ा का बेटा राज्य का डिप्टी सीएम बने, आप नहीं चाहते हैं? वो बताइए, आप चाहते हैं ना? बिल्कुल, पिछड़े आप चाहते हैं राजनीति में मैं बिल्कुल चाहता हूं। तो बस मैं बिल्कुल जब आप चाहते हैं, एक मिनट, जब आप चाहते हैं तो तेजस्वी को ना चाहने का क्या दिक्कत है? देखिए हमारे पास कहने से थोड़ी चलेंगे। देखिए एक बात, बिहार में महागठबंधन के पास तेजस्वी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, उस पर कोई विवाद ही नहीं है, तो वो सीएम बनेंगे। दूसरा, इस गठबंधन में अगर दूसरा कोई व्यक्ति है जिसके अपील पर पूरे राज्य में कहीं पे 25-50 हजार भीड़ लग सकता है, महागठबंधन में ऐसा कोई नेता है तो है सनत मल्ला मुकेश सहनी, जिसके पास अपना 10% वोट है और एक अति पिछड़ा का बेटा रहने के नाते 37% हमारे पास वोट है। तो फिर हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा भाई? मैं नहीं तो और कौन? गाना सुना ना आपने? कौन सा सुनाइए ना? ये बाद में सुना देंगे, थोड़ा सा सुना। ये अभी आ रहा है, अपना पार्टी का गाना बन के आएगा, उसमें आएगा। अच्छा। मैं नहीं तो और कौन? अच्छा, थोड़ा सा 2 लाइन तो बता दीजिए क्या है। अभी पूरा प्रिपेयर्ड नहीं है, बाद में आपको सुना देंगे दूसरी बार मंच पे। जी चलिए, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं मानते हैं तेजस्वी तो देखिए, अगर मगर पे मत जाइए। ये देखिए, हमारे गठबंधन में लेफ्ट है, लेफ्ट सरकार में आती नहीं है, ठीक है। रहा कि आरजेडी से ऑलरेडी सीएम कैंडिडेट ऑलरेडी है, रहा कि कांग्रेस, तो कांग्रेस नहीं, कांग्रेस पे मदन मोहन झा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने पूछा आपके बारे में, किसी ने उनसे पूछा कि भाई डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं मुकेश सहनी, उन्होंने कहा वो तो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए नेता इस तरह की बात कहते ही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का लीडर जिसको जो ना हो जाए, कोई ना बोले हैं क्या? सवाल यहाँ है कि कोई हमारे सहयोगी सबसे बड़े दल आरजेडी है, उन्होंने मना किया क्या? या कांग्रेस पार्टी सीएम का फेस के लेके मना किया है क्या? उन्होंने क्या कहा कि आगे तय हो जाएगा, तो आने वाला समय में तय होगा और किसी को कोई ये नहीं है। मैं रहा कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल आया नहीं है। अगर उनके तरफ भी अगर कोई ऐसा नेता है और सनत मल्ला से बड़ा अपील करने वाले लोग हैं तो उस पर विचार होगा। दिक्कत कहाँ है कि एक सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी बन सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति हो जो डिप्टी सीएम बने, जिसके अपील हो, जनता उनके साथ खड़ा होकर सरकार बनाए, उनके लिए डिप्टी सीएम है। सीएम जो जिनके फेस पे चुनाव हो, उनके लिए सीएम का चेहरा हम लोग और हमारे पास सीएम का महागठबंधन की जो बैठकें होती होंगी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसके अध्यक्ष तेजस्वी हैं जी। तो कभी ये प्रस्ताव आया आपकी तरफ से कि मैं डिप्टी सीएम बनना चाहता हूं, या आपके किसी? मैं राजनीति में जब भी से आप हमको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, मैं हल्का बात कभी नहीं करता हूँ। अगर चर्चा हुआ इसलिए बात करता हूँ, नहीं तो इससे पहले 2020 के चुनाव में आप देखिएगा, हमारे पार्टी से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं था कि हमारे नेता डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार अगर चर्चा है तो कहीं ना कहीं बातचीत हुआ, इसकी बात चर्चा हो रहा है, ठीक है। और दिया गया अंदर खाने से इशारा है। इशारा क्या है? देखिए, एक पार्टी का सरकार तो बनना नहीं है, गठबंधन का सरकार बनना है, और जब गठबंधन का सरकार बनना तो सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। और मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ ना, 37% वोट अति पिछड़ा का हो, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचार को लेकर आगे चलता हो, उनको अगर जगह ना मिले सरकार में तो फिर किनको जगह मिलेगा? जिनके पास 1% वोट ना हो उनको जगह मिलेगा क्या? जगह मिलने के लिए जो डिप्टी सीएम की बात आप कह रहे हैं कि आपकी सीटों के मामले में भी दावेदारी होनी चाहिए, उतने आपके विधायक होने चाहिए कि आपके बिना सरकार ना चले। विधायक होगा ना? कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं आप? विधायक पर्याप्त विधायक होंगे, पर्याप्त। और हमारा संकल्प है, भाजपा ने हमारा 4 विधायक लिया, हम आने वाले समय में भाजपा से 40 विधायक छीनेंगे और पर्याप्त हमारे पास विधायक होंगे और हमारा सरकार होगा। ये हमारा संकल्प है। 4 का बदला 40 से लिया जाएगा। 40 से लिया जाएगा, 40 हराएंगे उनको हराएंगे। हाँ, तो इसके लिए आरजेडी 40 आपके लिए सीटें रखेगी तब तो? अब देखिए ना क्या क्या होता है। आपकी कितनी दावेदारी है? कितनी सीटों पे दावेदारी कितनी है? दावेदारी क्या है? देखिए, हमारी पार्टी मार्च महीने में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन हम लोगों ने वाल्मीकि नगर में किया था। वहाँ पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें वीआईपी पार्टी का सरकार में डिप्टी सीएम हो। आगामी बिहार विधानसभा 2025 का जब चुनाव होगा उसमें वीआईपी पार्टी जो वोट है हमारे पास, जो ना जिस तरीके से जनाधार है, कार्यकर्ता है, उस आधार पे हम लोगों ने एक
टारगेट सेट किया कि 60 सीट पर वीआईपी लड़े, ये पार्टी का है। रहा कि इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुका है, अध्यक्ष हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और हम लोग सदस्य हैं, बैठ के हम लोग तय कर लेंगे कि कौन पार्टी कितना लड़ेंगे। सीट के लिए लड़ाई नहीं है, 2, 4, 5 सीट का त्याग करना पड़ेगा, तो मुकेश सहनी त्याग करने के लिए तैयार है। सिर्फ सरकार बनाएंगे और गठबंधन का सरकार बनेगा। कितनी सीटों पे आप तैयार हो जाएंगे कि चलो इतनी सीट मिल गई तो अब मैं रहूंगा साथ में, वरना तो मैं चला? इस पे इतना क्यों जोर डाल रहे हैं? आप दीजिएगा सीट नहीं तो या जो आपको देगा- लड़ना है? जो देंगे वो नहीं, भी आएंगे देखिए, थोड़ी देर में यहाँ पर। एक उनसे देखिए, आपकी हमारे बात पास पहुंचा पर्याप्त दूंगा। सीट है हाँ। और आपको खुला ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप प्रपोजल कीजिए, बायोडाटा जमा कीजिए, उस पर आप पे विचार करेंगे। हमारे पास सीट का कमी नहीं है, आप पे हम विचार करेंगे। तो कितनी सीटें ये तो बता दीजिए। सीट का मतलब कमी नहीं है ना, 243 सीट है, सब पे लड़ेंगे? मतलब वहां गठबंधन लड़ेगा। अच्छा, जहां वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और तेजस्वी जी कह देंगे कि ये कैंडिडेट आपसे बेहतर ये कैंडिडेट है, इनको लड़ाइए, तो क्या हम उनके बात को ठुकरा देंगे? लड़ाएंगे। जहां आरजेडी लड़ रहा है और वहां पे अगर हमको लगे कि किसी का सिफारिश करना है, वहां अगर हम कह दें कि इनको लड़ाना, तो आरजेडी लड़ाएंगे। जहां कांग्रेस लड़ रहे हैं वहां पे अगर हम कह दें कि आपको लड़ाना है और आप सबसे बेटर कैंडिडेट है, तो निश्चित तौर पर मुझे इतना भरोसा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी मेरी बात को मानेंगे और वहां पे आपको लड़ा देंगे। चलिए, ये बड़ी समझ अच्छी लीजिए बात कि है। 243 सीट है हमारे बहुत पास अच्छी है। बात है, आपको इतना भरोसा है तो। लेकिन आपको जी। पता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है जी। और आप आजकल एक ये मैं बयान- ऐसा संभावना के खेल नहीं कहूंगा। इस बार मजबूती से खुट्टा गाड़ के महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार बनाना है। अच्छा ये बताइए, निषाद ये आरक्षण वो पार्टी करते होंगे संभावना, ये वो सब करते हैं कि जिसको 2-4 को सीट बढ़ाना है। हाँ। वीआईपी पार्टी को बढ़ाने के लिए अभी जरूरी नहीं है। मतलब- वीआईपी पार्टी का ताकत है हाँ। और गठबंधन का एक हिस्सा है। अब मजबूती से हम सरकार बनाएंगे। मतलब मौसम वैज्ञानिक नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जो जीतता हुआ दिखेगा उधर नहीं जाएंगे? वो रहता तो आप देख ही रहे ना। हाँ। मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद करता 2020 में, 22 में यूपी में जाकर चुनाव नहीं लड़ता, तो आज भी मैं मंत्री रहता। नहीं, तो लेकिन- हम हमेशा लेकिन एक बात- पावर से लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर जो कुर्सी पर बैठे उस कुर्सी पर बैठ कर अगर न्याय नहीं कर सकते तो ऐसे कुर्सी को लात मार देना चाहिए। तो मैं जहाँ पे हूँ मजबूती से हूँ। अगर सरकार में मैं था और मोदी जी, अमित शाह जी वादा किए निषाद को आरक्षण देंगे और नहीं आरक्षण दिए, तो हमने लड़ाई लड़ा और बिहार से लेकर यूपी तक लड़ाई लड़ा। उसका यही तो- परिणाम यही- जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। यही मेरा सवाल है आपसे कि अगर तैयार हो जाएं बीजेपी वाले कि ठीक है आपकी जो मांग है आरक्षण की हम तैयार हैं उसके लिए, तो आप पूछ लीजिए उनसे पहले। नहीं तो संभावना है ना, फिर दरवाजे नहीं, खुल सकते हैं देखिए, ना। वो निषाद समाज को आरक्षण करेंगे आपकी तो मूल मांग तो वही है ना कि देखिए, आरक्षण मिले निषाद समाज निषाद को। समाज को आरक्षण एससी में दर्जा में देने में देंगे तो कोई मेहरबानी नहीं करेंगे। 2014 में हमसे वादा किए हैं, 2015 में वादा किए, 2020 में वादा किए, 3 बार वादा किए, इसका फायदा भी ले चुके हैं। अगर वो वादा को पूरा करते तो अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी ये कह दीजिए कि जैसे अडानी अंबानी से काम देकर चंदा लेते हैं, अगर उनका भी इच्छा है कि हम वीआईपी पार्टी का निषाद का आरक्षण लागू करके इसके बदले कुछ लेना है, तो उससे बोलिए, खुले मन से बोलने के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। उनको क्या चाहिए? मेरा वोट चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, मेरा जान चाहिए, जो चाहिए उनको बोलिए, सवाल करने जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बीजेपी से जो आपकी राहें जुदा हो गई, मैं एक कहीं पर पढ़ रहा था कि पिछले चुनाव में जब बीजेपी के आप साथ लड़ रहे थे, जब उनके लिए प्रचार कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ 47 सभाएं आपने की थी, 47 2015 में। 2015 की बात आप कर रहे हैं। और जैसा आप चाह रहे थे उस तरह की सफलता मिली भी? नहीं, उस समय में सरकार नहीं बना था। उस समय में एनडीए का सरकार उस समय बना नहीं था। घनिष्ठता थी आपकी, मतलब? हाँ, रिश्ता अच्छा उस समय भी था। तो राहें जुदा कैसे हो गई? नहीं, देखिए, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी विचारधारा है। वो मंडल बनाम ऐसी कौन सी कमंडल, डिमांड आपने रखी वो कि पूरी मंडल नहीं बनाम हुई? कमंडल लाने वाले लोग हैं। वो नहीं चाहते कि देश में गरीब पिछड़ा को आरक्षण मिले, और हमारी लड़ाई है कि निषाद, अति पिछड़ा, अन्य जाति धर्म को जो गरीब है उनको आरक्षण मिले। तो हमारी लड़ाई यही है। उनकी लड़ाई है कि देश का आरक्षण समाप्त करे, हमारी लड़ाई है कि देश में जाति आधारित आरक्षण कहाँ समाप्त हो रहा है? कर ही रहे हैं। कहाँ कर दिया उन्होंने? कर रहे हैं वो। 2-4 एग्जाम्पल दीजिए। अब देख लीजिए ना, कहाँ? आज उनके 2020 में वो जब चुनाव लड़े हैं, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, 110 सीट भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़े, 55 सीट सामान्य वर्ग को लड़ा है, और सिर्फ 9% सीट, जो 37% की आबादी अति पिछड़ा है, सिर्फ 9% उन्होंने टिकट दिया। यानी कि गरीब लोगों को टिकट उन्होंने नहीं दिया। वोट तो जरूर लेते हैं, लेकिन जब सम्मान की बात होता है तो टिकट नहीं देते। उसे है ना, हर चीज में आप कीजिए ना, देश में जाति आधारित तो संवैधानिक अधिकार कैसे है। नहीं। देखिए, हाँ। ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया, आर्थिक आधार पे गरीब लोगों को आरक्षण दिया, यानी कि 50% पहले से जनरल में है, उसके बाद भी 10% उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दिया गया। मैं इसका विरोध नहीं करता कि क्यों किए,
देश के सरकार आप चला रहे, आपको लगता है कि अगर अपर कास्ट अगर गरीब है आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए तो आपने दिया, कोई गलत नहीं किया, लेकिन जाति देख के आपने क्यों किया? देश में हर नागरिक को आर्थिक आधार पर, चाहे जाति धर्म जो भी हो, सबको आप आरक्षण देते तो मैं मानता कि आप आरक्षण के हितैषी है। हम तो मान रहे कि कल तक जो मेरा भाई कोई पिछड़ा समाज का लोग था या कोई दलित समाज का लोग था जो आरक्षण पाकर नौकरी पा रहा था, आपने 10% अलग से डिवीजन कर दिया, तो ये तो मान लीजिए कि हमारा कोई 10% में पहले हमारे लोग जाते थे, वहां पे हमारे लोग नहीं जा रहे, तो हमारे लोगों के लिए तो दरवाजा आपने बंद कर दिया, अब दूसरे के लिए दरवाजा आपने खोल दिया। तो आरक्षण तो SC ST के लिए, OBC के लिए खत्म कर ही दिया ना। देश में जाति आधारित गणना क्यों नहीं करा रहे? आप कराइए, जिनकी जितनी आबादी है उतनी उनको आरक्षण दे दीजिए। तो दी गई है उस जनगणना उसकी बात क्या तो गई, पहले तो उन्होंने ना कर रहे थे ना। हाँ। ये तो आदरणीय राहुल गांधी जी का ताकत है कि मोदी जी को झुकना पड़ा, और अभी वो कह रहे हैं कि हम 4 साल में करेंगे। अब राज्य में 1 महीने में आप वोटर रिवीजन कर लेते हैं, 13 करोड़ लोगों का समीक्षा कर सकते हैं 1 महीने में, लेकिन आपको जाति आधारित गणना कराने के लिए 4 साल चाहिए। क्यों चाहिए? टाइम पास करना है, टाइम पास कर रही है सरकार। हाँ, फिर कोई खेल है इसके पीछे? कोई खेल है? फिर देखिएगा चुनाव के टाइम में बोलेंगे समय नहीं हुआ, फिर आगे देखेंगे ये करेंगे वो करेंगे, झूठा मूठा आंकड़ा पेश कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। मोदी जी है तो मुमकिन है, गलत सलत काम करना मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी में एक मुकेश निषाद भी आ गए हैं वैसे। हाँ। आपके कभी लेफ्टिनेंट हुआ करते थे साथी, पार्टी में काम करते थे, वो इच्छा रखा कि मैं भी मुकेश सहनी, नाम मुकेश है तो मैं भी मुकेश बन जाऊँ, एक अपने पार्टी भी बनाए, और कल पता चला कि भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बन गए हैं, तो उनका हमारा शुभकामना है। तो अच्छी बात है ना। तो आपकी काट ले आई बीजेपी मतलब? काट क्या मतलब? हाँ। अगर काट होता तो वो पार्टी चलाता। जो आदमी अपने दल में को नहीं चला सकता है, दूसरे को झोला ढोने के लिए जा सकता है, उसका क्या, उनके पास क्या ताकत है? झोला ढोलने वाला कह रहे हैं आप उनको? क्यों नहीं जाए? अगर उनमें ताकत होता तो पार्टी चलाते, संघर्ष करते, जैसे मुकेश सहनी कर रहे वैसे वो भी संघर्ष करते। तो अब एक आदमी पार्टी चलाते चलाते किसी पार्टी में अपना विलय कर ले, उस आदमी को वजूद क्या है? अपना नाम को खत्म कर लेना, वो आदमी का चर्चा कर रहे, यही उनके लिए बहुत बड़ा बात हो गया है। तो और आप जैसे इतना बड़ा निषाद के नेता है ना वो भी। आप जैसे इतना बड़ा संस्था वाला इसका चर्चा कर रहे, यही अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गया। वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आपको कोई चिंता नहीं हो रही है? चिंता नहीं हो रही कि निषादों के वोट मुझे क्या कटेंगे? चिंता है करेंगे? अगर इससे पहले चर्चा करते तो मैं समझता उनके पास कुछ ताकत है। वो आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए, इसलिए आप उनका चर्चा कर रहे। अगर कल नहीं जाते तो शायद आज ये मंच पे आप चर्चा भी नहीं करते। मतलब बीजेपी को कोई फायदा उससे नहीं होने जा रहा उनसे? हमें क्या लेना देना? वो बीजेपी, जब मोदी जी से हमारे लोग टकरा रहे हैं तो उनके एक व्यक्ति को जाने से हमको क्या फायदा होगा? हमको तो फायदा ही है, हमको नुकसान क्यों होगा? कल तक वो 10, 20, 50 को नेता को गुमराह कर रहे थे कि अपना दल बनाए, अपने साथ रहिए, खड़ा रहिए, और वो अकेले बिक गया, अकेले भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो बाकी लोग तो सीधा VIP में आ गए ना। उनको लाभ मिल रहा है या कुछ भी होगा तो वहां चले गए। हो सकता है उनको बोले होंगे हम तुमको 2020 में 25 में विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, तो हो सकता है वो चले गए अपना काम फायदा करने के लिए। तो उनके साथ जितने भी लोग होंगे, हमारे लोग ही हैं लेकिन होंगे 25, 50, 10, 20 जो भी संख्या होंगे, वो VIP में आ गए होंगे। अच्छा, मतलब 100 से ज्यादा आंकड़ा नहीं पहुंचाने को तैयार हैं आप? 20, 25, 50, 60? बिल्कुल ही नहीं। 100 भी नहीं उनके साथ जाएंगे? नहीं। चलिए ठीक है, आपकी बात में मान लेता हूँ। मुझे जरा एक बात बताइए कि आजकल मुकेश सहनी थोड़ा वो धमकाने वाले अंदाज में आ गए हैं क्या? आप कहते हैं कि भाई मैं चुनाव भले जितवा ना सकूं लेकिन हरवा दूंगा। देखिए, मल्लाह का बेटा है, फूलन देवी के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दिया देश के लिए। तो हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, और ना ही हम धमकाने का भी काम करते हैं। हमारे अपना काम करने का स्टाइल है। तो ये क्यों कहते हैं आप कि हरवा डरते हैं दूंगा? ना किसी को डराते हैं। जितवा नहीं सकता लेकिन हरवा दूंगा, ये कहते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हम जीतेंगे, और जीतेंगे तो वो हारेंगे। मतलब जो आपके साथ नहीं रहेगा वो हार जाएगा? हाँ, ऑफ कोर्स। ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है? क्यों? इससे पहले हमने साबित किया। 2020 में बीजेपी के साथ गए तो उनका सरकार बना ना। 4 आपके जीते थे, चारों चले गए। वो तो खरीद लिए ना, चले कहाँ गए? इस देश में कोई विधायक यूं ही गया क्या? कहीं लूट लिए गए? ऐसा कोई परिवर्तन हो गया क्या? वो बिक गए। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस होके महाराष्ट्र में खरीद लिए। जहां देश में देखिएगा विधायक अगर कहीं जा रहा है तो भाजपा के पास ही क्यों जा रहा है? हाँ, अगर हमारे पास आए तो हम समझे, हमारे पास नहीं आ रहा, सब भाजपा के पास जा रहा है, तो निश्चित तौर पे उनके पास पैसा हो, खरीद रहे हैं और लोग बिक रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, जो कार्यकर्ता होता है वो अपनी नेता को सुनता है, उसी को फॉलो करता है, तो ये तो अवसरवादिता कही जाएगी ना उनकी। कहाँ से सीख गए ये सारी चीज़ें?
भारतीय अगर जनता- आपके मुताबिक आपको लग रहा है कि उनको फायदा हुआ इसलिए वो चले गए, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक उनका सिद्धांत होता, कुछ नैतिकता होती, कोई मूल्य होता, इस वजह से आपके साथ जुड़े होते, पार्टी के साथ होते, तो नहीं जाते, चाहे कोई भी आकर्षण होता। देखिए, गोली मारने से ज्यादा गुनहगार गोली मरवाने का होता है। अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सरकार चलाते थे। एक सांसद का अभाव में अपनी सरकार गिरा लिए और उन्होंने खरीद बिक्री नहीं किए। उन्होंने कहा कि अगर खरीदना पड़े तो ऐसे सरकार को चिमटा से भी नहीं पकड़ेंगे। तो उस समय एक पॉलिसी हुआ करता था, राजनेता के पास काम करने का दिन शक्ति होता था, लेकिन आज नहीं है। वही पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी का ही एक देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का चर्चा हम कर रहे हैं आपके मन से, क्योंकि वो इस तरीके से वो राजनीति किए। तोड़ फोड़ में बिलीव नहीं करते थे, किसी का विधायक सांसद को खरीदने में बिलीव नहीं करते थे, देश के जनता के बीच में अपने काम करते थे, उस आधार में अपनी सरकार बनाते थे। वो ऐसी सरकार था। आज जनता जब मालिक है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पे जब जनता अगर वोट देकर विधायक बनाया है तो विधायक को 5 साल काम करने दीजिए। और उस विधायक को अगर इतना ही अगर मान लीजिए उनको तकलीफ है तो सदस्यता अपना समाप्त करके फिर से चुनाव मैदान में आए। दूसरी जगह बिकने का क्या जरूरी है? भारतीय जनता पार्टी के पास जाने का क्या जरूरी है भाई? अब भारतीय जनता पार्टी ले क्यों? जो अपने आप को कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, वो पार्टी को दूसरे का बनाया हुआ विधायक लेने की आवश्यकता क्यों है? ना ले, तब हम माने कि भारतीय जनता पार्टी सही है। अब मान लीजिए यहाँ से चोरी करके कोई भागे और उसको शरण दे दे, तो चोर का गुनहगार तो ठेकेदार सरदार कौन होगा? वही होंगे जो उनको शरण देंगे। हाँ, अगर वहाँ जाए और उनको लात मार के भगा दे, पुलिस कंप्लेन कर दे कि देखो ये चोरी करके आया है, तो उनको पुलिस को पकड़वा दे, तब मैं मानूंगा कि वो सही पार्टी है। वो सबको अगर ठिकाना दे रहा है तो निश्चित तौर पर वो पार्टी अच्छा कैसे हो सकता है भाई? अच्छा, जिन लोगों पर लेकिन जंगल राज के आरोप लगे हैं, अगर आप उनके साथ हैं तो जनता के बीच जाके कैसे वोट मांगेगा? आरोप लगा ना, जैसे आपने कहा, सही आपने कहा, आरोप लगा। सच्चाई यही है कि आरोप लगा है, सही नहीं है ना। सही तो ये है कि जो लोग जमीन पर बैठे रहता था, मार खाता था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब वही अगर मार खाने से हाथ को रोका तो लोगों ने कह दिया कि ये देखो ये जंगल राज है। तो हम कब तक मार खाते रहेंगे भाई? ये हाईकोर्ट की टिप्पणी थी वैसे। हाँ, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, टिप्पणी दिया ना, मतलब सच्चाई नहीं है ना। कोई कुछ वो बोल देगा तो उससे थोड़े मायने हो जाएगा कि अच्छा, आपके हिसाब से उस जमाने में लालू जी की सरकार जब थी सब कुछ बिल्कुल सही था? उस समय में सामाजिक न्याय के लिए वो दौर बहुत अच्छा था और गरीब को जमीन पे से उठा के कुर्सी पर बैठाने का ताकत लालू जी दिए। ये हजारों साल में पहली बार ऐसा हुआ। उस समय को कभी कोई भी समय से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम उसको देखते हुए आगे आने वाले समय में और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वो जो समय जो लालू जी ने लौटाया, गरीब, पिछड़ा, ओबीसी का, दलित का, वो समय इस धरती पर मुझे नहीं लगता आने वाला 50-100 साल कोई ऐसा समय कोई लौटाएगा किसी का। मतलब जंगल राज के जितने आरोप लगे सब झूठे थे, बेबुनियाद थे, सब कुछ सही था, मंगल राज था वो। कोई टिप्पणी कर दिया, कोई आरोप लगा दिया, इससे क्या मतलब है? अच्छा, हाँ, चंपा विश्वास कांड जो हुआ था, देखिए ये देश में, राज्य में क्या पहला घटना हुआ क्या? देश दुनिया में ऐसे घटना होते रहता है। अच्छा, ऐसी घटना होती रहती है, होते रहनी देश चाहिए। दुनिया में होते रहता है। अभी देखिए नेपाल में क्या हो रहा है। अब घटना, अरे नेपाल की घटना को आप चंपा विश्वास कांड से कैसे तुलना कर सकते हैं? वहां पर तो तख्ता पलट के लिए सब कुछ आंदोलन चल रहा है। यहाँ एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, एक आईएएस की पत्नी के साथ ये सब कुछ हो गया था। आप कह रहे हैं दुनिया में ये चीजें होती रहती हैं। देखिए, इतनी मामूली चीज आपको लग रही है सहनी जी? ये कोई भी घटना हो, ये सही नहीं है। हर घटना को रोकने के लिए सरकार, पुलिस, सारे सिस्टम रहता है कि घटना ना हो। और हम लोग, हर एक नागरिक भी प्रयास करता है कि हमारे राज्य में अशांति ना हो। उसके बावजूद भी कई तरह के घटने हो जाते हैं, चाहे या ना चाहे। हिंदुस्तान से की स्थिति कही जाएगी ना, मैं ये हिंदुस्तान से पाकिस्तान से लड़ाई हो जाएगा, किसी एक दूसरे का हत्या, मर्डर हो जाएगा। हर लोग चाहेंगे कि शांति से रहे, अशांति कभी ना हो। लेकिन ये सारे चीज़ें होता है, उसके बाद भी ये सारे चीज़ होने के बाद भी हर किसी का प्रयास होता है कि जिनके साथ बुरा हुआ उनको न्याय मिले। और न्याय देने का काम सरकार का नहीं है, सरकार सिर्फ सिस्टम है। न्याय देने का काम सरकार का नहीं है? नहीं, सरकार का सिस्टम है। हाँ। लेकिन ये इसके पर भी आगे है ना। कोर्ट हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगा। हम तो सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट को जमा करना है। तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, पुलिस तो चलेगी आपके हिसाब से। पुलिस ही तो प्रमाण ले जाके देगी, सबूत पुलिस रखेगी, जांच करेगी। पुलिस का जो काम है, पुलिस का मैनुअल जो है, पुलिस को जो पढ़ाई है, उस रास्ते पे काम करना है। उनको सीएम के हिसाब से काम नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? अरे भाई, हमारा तो पुलिस स्टेट मशीनरी का सब्जेक्ट है ना। अरे भाई, मेरा तो एक ही काम है ना। उनका मुखिया कौन होता है? किसको रिपोर्टिंग होती है? डीजीपी। सरकार का काम क्या है? वैकेंसी निकालना, उनको पोस्टिंग देना।
और उसके बाद छोड़ देना। उनके पुलिस का भी अपना अंदर आत्मा, सुनिए ना, पुलिस का अंदर आत्मा भी जगा रहना चाहिए कि अच्छा काम करे। उसके बाद अगर गलत करेंगे तो उसको फिर हम लोग सस्पेंड करते हैं ना, करेंगे, यही काम है ना लेकिन हमारा। सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है ना भाई। जिम्मेदारी देखिए, आपको एक पर्टिकुलर घटना लेके आप इस तरीके से, मैं पर्टिकुलर घटना की बात नहीं कर रहा हूं, ऐस में आ गए, मैं पूरा पर्टिकुलर ऐसा घटना लग की रहा बात कि नहीं कर रहा हूं। हमको नहीं, स्वप्निल जी आप सुनिए बीजेपी का प्रवक्ता से बैठा दिया, हमको लग रहा कि इनसे हमको लड़ना पड़ रहा है। मेरी बात सुनिए, आपने जो बात कही उसी से जुड़ा मैं सवाल पूछ रहा हूँ। पर्टिकुलर एक घटना से नहीं जोड़ सकते। देखिए एक समूह की बात नहीं, कीजिए, उस दौर में मैं बीजेपी आरोप लगा रही, पहली बात तो घटना नहीं हो रहा है। और ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया गया था उस दौर में कि शोरूम से गाड़ियां उठ जाती थी, महिलाएं अंधेरा ढलने के बाद नहीं चलती थी, और तमाम तरह की बातें कही जाती थी। हाँ। जैसे जंगल राज परसेप्शन बनाया गया, जैसे आरोप लगाया गया, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसी चीज है जो आरोप लगाया गया, परसेप्शन बनाया गया। निश्चित तौर पे जो घटना हुआ, वो घटना को कभी हम जायज नहीं ठहरा सकते हैं। वो घटना, उससे सीखने की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे घटना भविष्य में फिर से हमारे राज्य में ना हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और मैं कुछ नेताओं के नाम आपके सामने रखने जा रहा हूं। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे जरा बताइएगा। ठीक है, मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी बनाए हैं। इससे पहले पैसा खर्चा करके दूसरे दल को जिताते थे। उनको फील हुआ कि दूसरे के पीछे अगर पैसा खर्चा करके हम सरकार बना सकते हैं, तो मेरे लिए भी पैसा खर्चा करके मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ कर नहीं पाएंगे ये तो हम कैसे कह सकते हैं। उनके मेहनत, उनके काम करने का तरीका पे और जनता का एक्सेप्शन, तो वो डिसाइड करेंगे। हम क्यों कह सकते हैं। हमारे साथ तो कभी उनके अच्छे भी संबंध थे, तो आज आपके मन से यही कह सकते कि हमारा शुभकामनाएं उनको। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार को हम अपना अभिभावक मानते थे और उनके साथ मैंने काम किया है, कैबिनेट में मैं साथ में काम किया हूं। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपका समय हो चुका है। जैसे अपने सरकार में 60 साल में रिटायरमेंट दे देते हैं, बहुत ज़्यादा 1 साल 2 साल का एक्सटेंशन देते हैं, तो आपका तो उससे बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप रिटायरमेंट लीजिए और अपना उत्तराधिकारी हम लोगों को बनाइए, क्योंकि आपका जो विचार है वो हम ही लोग लेके जा सकते हैं। तेजस्वी जी लेके जा सकते हैं, चिराग जी लेके जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी भी आपका विचार को आगे नहीं लेके जाएंगे। इसलिए आप हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए, उत्तराधिकारी बनाइए। तो उत्तराधिकारी तभी बनाएंगे ना जब आप उनकी तरफ जाएंगे। अरे ऐसा कैसे? आप इधर रहिएगा तो कैसे बनेगा उत्तराधिकारी? बेटा से कोई ये होता है क्या, सौदा होता है क्या? हम उनको अपना अभिभावक मान रहे हैं। वो जहाँ पे भी रहेंगे हमको आशीर्वाद देंगे। अच्छा। और अभी भी देते होंगे। तो उत्तराधिकारी आपको बना दें वो? हाँ, उत्तराधिकारी आपको बना दें। क्यों नहीं बना सकते? हमको बना दे, तेजस्वी जी को बना दे, चिरागे पासवान जी को बना दे। अच्छा, हम लोग युवा हैं, पिछड़ा दलित समाज से आते हैं, उनके विचार को आगे लेके जाएंगे। चिराग पासवान कैसे लगते हैं आपको? भाई है, छोटा भाई है वो भी। कितनी संभावनाएं देखते हैं उनमें आप? संभावना तो उनमें बहुत था, लेकिन अपनी संभावना को खत्म कर लिए। जो ताकत उन्होंने 2020 में दिखाए, फिर जरूरी है दिखाने का। उस समय में हनुमान नहीं बनते तो बिहार में अभी मुख्यमंत्री का वो कैंडिडेट होते, क्योंकि हनुमान नहीं बनते हैं तो निश्चित तौर पर उस समय में एज ए एनडीए का सरकार नहीं बनता। क्योंकि उस समय में तो सिर्फ नीतीश जी को टारगेट किए और नीतीश जी बहुत हद तक कम हो गए। अगर बीजेपी को भी टारगेट कर देते तो उस समय में निश्चित तौर पे एनडीए का सरकार नहीं बनता। और जब सरकार नहीं बनता तो वहाँ पे वैकेंसी होता, और वैकेंसी होता तो 4 आदमी का मुख्यमंत्री का नाम होता, उसमें से चिराग जी का भी नाम होता। थोड़े से चुक गए। तेजस्वी जी अगर अभी जी न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपसे कहीं नाराज ना हो जाएं। क्यों नाराज? सीएम का कैंडिडेट तो मैं हूँ, वो है हमारे चिराग पासवान का नाम आप ले रहे हैं। एनडीए से मैं बात कर रहा हूँ। एनडीए से तो हम नहीं रोक सकते ना कि कौन सीएम का कैंडिडेट होगा। अभी वहाँ पे अगर नीतीश जी अगर उस समय में साइडलाइन हो जाते तो वहाँ पे एक वैकेंसी खुला रहता। वहाँ पे अपने आप को सम्राट चौधरी सोचते कि हम सीएम बन जाएंगे, चिराग पासवान जी सोचते कि हम सीएम बन जाएंगे, और भी बहुत सारे नेता हैं जो वो सोचते कि हम सीएम बन जाएंगे। लेकिन अभी ये सब संभावना खत्म है, क्योंकि अभी नीतीश जी बोल रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो सब आदमी का बोलती बंद हो चुका है। तो क्लियर है, वहाँ पे खत्म हो गया। महागठबंधन पे तो क्लियर है कि तेजस्वी जी लीड करेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, क्या वजह है कि कांग्रेस ये बात खुल के नहीं कह रही है कि तेजस्वी ही सीएम होने चाहिए? राहुल गांधी को लेकर तेजस्वी ने कह दिया कि वो पीएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन ये बात राहुल गांधी क्यों नहीं कह पा रहे हैं? समय आने दीजिए। इससे पहले यही मोरिया होटल है, खुल के बोले थे 2020 में कि हमारा सीएम कैंडिडेट तेजस्वी जी है। और 2025 में मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, बहुत जल्दी इस महीने के अंदर में ही वो डिक्लेयर करेंगे कि हमारा सीएम कैंडिडेट तेजस्वी जी होंगे। कांग्रेस डिक्लेयर कर देगी? हाँ, सारा सुलझ चुका है? हाँ, सब चीज हो चुका है।
कोऑर्डिनेशन- कांग्रेस नेशनल पार्टी है, समय के अनुकूल सब काम करते हैं। ऐसे नहीं कि रोड घर चलते चलते रोड पे कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। ये सब हम वो लोग कह सकते हैं क्योंकि हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। हम जैसे डंके के चोट पे कहते हैं कि भाई हमारे महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट तेजस्वी जी है, क्योंकि हम स्वयं निर्णय लेना है। उनके इधर एक बड़ा प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, उनके कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उस पर बैठक होगा, सब मिलकर राय विचार लेकर बिहार के बारे में सोचेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। तो यही बात कांग्रेस के नेता तो कह सकते थे कि हम लोग विचार करेंगे उसके बाद निर्णय लेंगे। ये बात भी नहीं कही जा रही है। राहुल गांधी से जब इस पर सवाल पूछा गया वो बिल्कुल चुप हो मैं गए कह थे। रहा हूं ना, ये मान लीजिए। अंत में तेजस्वी जी को खुद कहना पड़ा आराम एक रैली में कि मैं हूं सीएम का कैंडिडेट। तो उसको मना किए क्या? राहुल गांधी जी के सामने में कहें कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट चाहिए? जो ऐसे सरकार हो जो कॉपी करता हो वो सीएम चाहिए, नीतीश कुमार जी चाहिए कि ओरिजिनल चाहिए? सभी लोगों ने कहा ओरिजिनल सीएम चाहिए, तेजस्वी प्रसाद यादव चाहिए। कहीं वहाँ पे मना किए क्या? राहुल गांधी जी ने किए? या इतना हजारों लोग नारा लगाते रहे हर मंच पे, हर जगह पे, हमारा सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसा हो, हमारा डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जैसा हो, हमारे कार्यकर्ता नारा लगाते रहे, कहीं पे कहीं रिएक्ट नहीं किए राहुल जी? क्यों नहीं किया रिएक्ट? उन्होंने कह सकते थे कि हाँ होना चाहिए आपको डिप्टी ठीक सीएम। है, हमने कहा ना भाई उनका काम करने का अलग तरीका है, पॉलिसी है भाई और बाकी विशेष तो उन्हीं से बात कर लीजिएगा ना। हमसे क्यों पूछ रहे भाई? हमसे बात कीजिए तो हमने कह दिया ना तेजस्वी जी सीएम है, बस। भाई आप भी पिछड़े तबके से आते हैं, आपने भी संघर्ष किया, अपना रास्ता आपने खुद बनाया, यहाँ तक आप पहुंचे। ऐसा तो नहीं कि विरासत में सियासत मिली आपको। तो कह तो सकते देखिए, थे क्यों नहीं देश होना का चाहिए सबसे इनको बड़ा डिप्टी सीएम? पार्टी अगर बीजेपी है तो सेकंड लेवल का पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस को इतने हल्के में नहीं लीजिए, कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी है। वो अपना जो भी सोच विचार के सारा रणनीति के तहत काम करती है। उनको आपको और हमको बताने की जरूरत नहीं कि क्या करना, उनको पता है किस समय में क्या डिसीजन लेना है, उनको पता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी ऐसी सोच है उनको लेकर। जीतन राम मांझी कैसे लगते हैं आपको? जीतन राम मांझी कैसे लगते हैं? एक दलित का बेटा है, बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भारत सरकार में मंत्री हैं और हमारे अच्छे संबंध रहा। हमसे तो काफ़ी पिताजी के उम्र के हैं, लेकिन हमारे भाईचारा हमेशा रहा मांझी जी से। बाकी वो दलित समाज के लिए अपना काम करने का कोशिश कर रहे हैं, नीतीश जी करने नहीं दे रहे हैं। वो समय समय पे वो कह रहे हैं कि हमको 40 गो 20 गो जब तक विधायक नहीं होगा तब तक हम हमारे काम को करा ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे संघर्ष कर रहे, जूझ रहे हैं कि कैसे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाएंगे ताकि सीएम हमारे कंट्रोल में रहे। उसके लिए वो वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, कैसे सीएम उनके कंट्रोल में हो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर जितने भी लोगों के नाम मैंने आपके सामने रखे, एनडीए परिवार के जो सदस्य हैं, सबके बारे में आपने कहा कि उनसे संबंध अच्छे हैं। है तो इसका क्या अर्थ मैं निकालूं फिर? अरे संबंध अच्छा है तो है, तो यही इतने तो अच्छे संबंध कहीं और अच्छे अच्छे होते चले गए। खूबसूरती होना चाहिए ना। देखिए दुश्मन हम पाल के क्या करेंगे? देखिए 44 साल तो उम्र हो चुका है, ऊपर वाले कृपा से, लोगों का आशीर्वाद से और 20-30 साल रहेंगे। इसमें हमको क्यों किसी से दुश्मनी करना भाई? हम पर्सनल यहाँ काम करने के लिए नहीं ना आए, हम जनता का सेवा करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे ईगो क्यों? हर किसी से प्यार करना, सभी के साथ काम करना, सभी से अच्छा संबंध रखना। और मैं तो उनके साथ काम भी कर चुका हूँ ना, मांझी जी के साथ काम कर चुका हूँ, नीतीश जी के साथ काम कर चुका हूँ, तेजस्वी जी के साथ काम कर रहा हूँ। सबके साथ अपना एक पर्सनल अनुभव है, अच्छा काम है ना। उन्होंने हमको कभी गाली दिया, ना हमने कभी गाली दिया, ना हमारे वो 2 कट्ठा जमीन हड़प लिया, ना मैंने उनका जमीन हड़पा। तो हमारे लड़ाई होगा क्यों भाई? पॉलिटिकल लड़ाई होगा जब मैदान में जब उतरेंगे तो पॉलिटिकल बात होगा। उनके खामियां को जनता के बीच में हम गिनाएंगे। उनके मन में अगर मेरे बारे में कुछ खामियां होंगे जनता के बीच में गिनाएंगे। लेकिन आप लोग जनता पे कहां भरोसा कर रहे हैं? आप तो कह दे रहे हैं कि वोट चोर हैं वो, जो जनता मैंडेट दे रही है, जो जनादेश आ रहा है उसका सम्मान कहां कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि सब खेल हो रहा है, जनता पे वोट चोरी कर रहे हैं। इसलिए ना लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। हम तो वोट चोर मोदी जी को कह रहे हैं ना, हम जनता को थोड़े कह रहे हैं। वोट दे रहे हैं हमको और वो चोरी करके अपना सरकार बना ले रहे हैं, तो हम उनको कह रहे हैं। जनता तो सही निर्णय ले रहे हैं और इसलिए हम चाह रहे हैं कि जनता का राज हो, वोट कोई चोरी ना करे, विधायक कोई खरीदे नहीं, लोकतंत्र बहाल रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जैसा हम लोग को उस रास्ते पे चलना चाहिए कि अपने एक सांसद भाग रहा तो भागने दो, लेकिन सांसद को खरीद कर अपनी सरकार मत बचाओ। ये पॉलिसी पे हम लोगों को काम करना है भाई। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रास्ते पे हम लोग को चलना है। आपके पहले ऐसा होता था, एक रेलवे का दुर्घटना होता था और मंत्री जो होता था इस्तीफा दे देता था। आज कहां देखने के लिए मिलता भाई? इतना घंटा नहीं, वोट चोरी वाली जो बात थी उस पर मैं फिर से आ रहा हूं, थोड़ा हम आगे चले गए। वोट चोरी पर जो आप लोग आरोप लगाते हैं, तो जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, मतलब बीजेपी से अलग जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर फिर क्यों नहीं ये कहते हैं आप कि वोट चोरी करके सरकार बन गई? आप सेलेक्टिव चोरी हो रही है। आपका घर का सारा खजाना खाली कर दे तब चोरी कहलाएगा? अब आपका घर का खजाना में से मान लीजिए 10 लाख है, उसमें से 2 लाख चोरी कर लिया तो चोरी नहीं कहलाएगा?
तो उसी तरीके से पंजाब में वोट कहीं चोरी पे- नहीं हुई, तेलंगाना में कहीं पे- वोट चोरी देखिए, नहीं हुई, कहीं पे सुन कर्नाटक लीजिए। में वोट चोरी नहीं हुई, हिमाचल में वोट चोरी नहीं हुई। सुन लीजिए, हाँ। कहीं पे क्या होता है, चोरी करते हैं, इतना ही चोरी करते हैं जो सामने वाले को पता ना चले। अक्सर आपके धर्मपत्नी या घर में ऐसे होंगे बच्चे लोग जो आपके जेब से इतना ही पैसा निकालेंगे जो आपको ना पता चले, अच्छा। और ज्यादा निकाल लेंगे तो घर वाले को पता चल जाएगा मेरे घर से 2000-4000 निकला है। तो मोदी जी का पॉलिसी है कि इतना ही चोरी करना जो पता ना चले। लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र में जो हो गया, जो कुछ जरूरी से ज्यादा चोरी कर लिए, जो राहुल गांधी जी ने अपने जो साउथ में बताया कि वहां जरूरी से ज्यादा चोरी कर ली, इसलिए मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ा गए, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग को पता ही नहीं था कि कैसे चोरी कर रहे हैं। तो इस बार उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र में आप देखिएगा कि लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें इंडिया गठबंधन वहाँ पे बड़ा बम्पर जीत हासिल किया, और वहाँ पे बीजेपी और एनडीए गठबंधन वहाँ पे पानी भी नहीं मांगा। और ठीक 4 महीने का स्टेट चुनाव हुआ, जब मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ तब वहाँ पे बुरा हाल रहा, और जब स्टेट चुनाव हुआ उसमें और बुरा हाल होना था। उसके बावजूद भी वहाँ पे उन्होंने सरकार बना लिया। जब जांच में पकड़ा गया तो जितना लोकसभा में वोट मिला कांग्रेस को, उतना ही फिर विधानसभा में भी मिला। लेकिन उतने दौरान में 1 करोड़ के आसपास वोटर बढ़ा, इसमें से मैक्सिमम 95% वोट जो है वो बीजेपी के पास चला गया, एनडीए के साथ चला गया। तो इस बात का उन्होंने जांच किया कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है। ठीक है, वोटर बढ़ा तो 50-50 हो जाता, 60-40 हो जाता, 100% कैसे उनके साथ चला गया। जो स्टेट लोकसभा में, जब मोदी जी लोकसभा में क्या होता है कि सेंट्रल का चुनाव है, मोदी जी के नाम पे चुनाव होता है, स्टेट चुनाव होता है, क्षेत्रीय पार्टी का नाम पे चुनाव होता है। क्षेत्रीय पार्टी में जो सबसे बड़े बड़े दिग्गज, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, ये जो अपने आप में बड़ा ब्रांड है महाराष्ट्र में, हम मुंबई से आते हैं, हम रहते हैं वहाँ, देखे ये जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के साथ रहने के, जब लोकसभा में उनको पानी पिला दिया तो विधानसभा में ऐसा कैसा हो गया जो सीधे पलट गया भाई। और उसके लिए अगर चुनाव आयोग को सारा जानकारी देकर चुनाव आयोग से सवाल किया गया कि भाई इसका जानकारी दीजिए और इसका जांच कीजिए, तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई एफिडेविट दीजिए। भाई हम आपको बोल रहे हैं ये चोरी कर रहा, तो आपका काम क्या है? जांच करना। तो एफिडेविट पकड़ना। दे देंगे तो क्या दिक्कत है? क्यों मांगना है भाई? आप, भारत सरकार स्वयं एक संस्था है और संवैधानिक संस्था है, आप पे किसी का जोर नहीं होना चाहिए, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष का, किसी का आप पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आप स्वतंत्र हो, जनता, देश के जनता का टैक्स का पैसे से आपको सब सुविधा मिलता है। आप जनता के लिए सिर्फ इसलिए हो कि देश में फेयर चुनाव हो, इसके लिए आप बैठे हो। अगर कोई आदमी बोल रहे तो आप उनसे क्या सवाल जवाब कर रहे हैं? आज बताइए कहीं पे घर पे चोरी हो और चोर के बारे में जाकर मैं बताया कि वो चोरी किया, हमको बोलेगा पहले लिख के दीजिए तब उसको अरेस्ट करेंगे। गवाही तो ऐसे होगा ना कि हमने कहा कि भाई मेरे सामने में इन्होंने मर्डर किया, मेरे सामने में इन्होंने चोरी किया, तो पुलिस क्या करेगा? मेरी बात को समझेगा, स्टेटमेंट को नोट करेगा और उनको गिरफ्तार करेगा। लेकिन चुनाव आयोग इस तरीके से थोड़े कहेगा कि आपके सामने में मर्डर हुआ, आप पहले मेरे को लिख के बीजेपी ये कह रही है कि जिन जिन राज्यों में आप लोग हार जाते हैं तो हार की खीज जो है ना, उसके लिए हार की खीज निकालते हैं इस तरीके से, कह के कि वोट चोरी हुई है। देखिए वो कई राज्यों में आप जीत जाते हैं तो कहते हैं सब कुछ सही है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब बढ़िया है। वो तो कुछ तो कहेंगे ना। अभी जो हम बोल रहे हैं वो आपके जनता को सुनने दीजिए, जनता क्या कहते हैं वो मायने रखता है। हम जो आरोप लगा रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि ये सच्चाई है और इसको सिद्ध करना चाहिए। आप बताइए पहले चुनाव आयोग को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता था, आज किस तरीके से अपॉइंट किया जा रहा है? पहले किस तरह से किया जाता था? पहले अपॉइंट करने के लिए सरकार पक्ष से एक वोटिंग होता था, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वोटिंग होता था, एक विपक्ष की तरफ से वोट होता था। अभी मोदी जी ने क्या किया? सरकार पक्ष से 2 कर दिया, विपक्ष से 1 कर दिया। आपको याद होगा अपने एक चाहता बहुत में बैठा मशहूर- दिए। उसके बाद इस देश में प्रधानमंत्री पे केस हो सकता है, मुख्यमंत्री पे केस हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग गड़बड़ करेंगे तो उनके ऊपर केस नहीं होगा। क्यों भाई? वो दूसरी दुनिया से आए हैं क्या? आप ऐसा कानून क्यों लाए हैं जो ब्लैंकली आपके लिए काम कर रहे हैं? आप, उनको भी डर होना चाहिए कि गलती करेंगे तो हम भी जेल में जाएंगे। जेल में तो वो जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे तो 2029 के बाद जाएंगे। जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं इस देश में, सबका हिसाब होगा। अपने देश में एक बहुत ही मशहूर चुनाव आयुक्त हुए, इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन, आपने उनका भी नाम सुना? चर्चा कर रहे हैं अभी, हम भी चर्चा कर रहे हैं, हमने सुना है, बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा नहीं लेकिन हमने बिल्कुल, सुना है ऐसे बहुत चुनाव अच्छा आयुक्त काम होने कराते चाहिए। थे। नहीं, मैंने तो उनको देखा भी, उनको चुनाव करवाते भी देखा, पटना में भी चुनाव करवाते देखा उस दौर में भी। चूंकि वोट चोरी वाला जो आरोप लगा रहे हैं उसी से जोड़कर मैं सवाल पूछ रहा हूं। एक ऐसा वक्त भी देखा इस देश ने, और खासतौर पे मैं बिहार की अगर बात करूं, कि वोट चोरी तो छोड़िए डकैती हो जाती थी। लोग बूथ पर पहुंचते थे, पता चलता था वोट आपके डल चुका है, आपका वोट पूरा का पूरा वो बैलेट उठा कर ले जाते थे लोग। तो ये जो दौर था, क्या उस वक्त सब कुछ ठीक था?
वो दौर को देखिएगा, कौन लोग थे सत्ता में उस वक्त? 75 या उससे पहले या जब भी 90 का दशक था। नहीं नहीं, उससे पहले भी होता था। हाँ, पहले तो भी हुआ वोटें होगा, गिर- हमेशा होता है। पहले तो मैं वोटें- 90 के दशक की बात अरे कर रहा हूँ। पहले तो बोलते थे कि भाई घर पे रहो, हम आपका वोट गिरा देंगे। हाँ, ठीक है, और जो भी होता था वो सही नहीं है। लोकतंत्र, उसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। तो जो वोटों लोग की भी डकैती हुई ना पहले भी, ये मानते भाई, हैं आप? जो लोग भी, जिन लोगों ने किया है, 75 से पहले भी हुआ, 90 के बाद भी हुआ है, और लोगों ने जो भी किया वो हम उसको सही नहीं कह सकते हैं। गलत होता था, किसने किया? सब ने किया, कोई एक नहीं किया, और सभी जाति सभी धर्म से लोगों ने किया। कोई राजनेता ही सिर्फ नहीं करते थे, राजनेता तो दिल्ली में रहते थे, पटना में रहते थे, काम करने वाले होते थे, हमारे समर्थक होते थे। भाजपा के समर्थक अपने आप थोड़ी कर देगा, नेताजी के समर्थक इशारे पे होते तो थे। करेगा। अरे भाई, उस समय छापा का समय का बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जब जो डब्बा लेके भाग जाते थे, तो उस समय की बात करता, तो उस समय कोई सीएम कैंडिडेट डब्बा लेके नहीं भागते थे, बक्सा लेके, वो समर्थक होते थे। कार्यकर्ता और- इतना उत्साहित हो जाता था कि डब्बा हाँ, लेके भाग जो भी जाता लोग था। करते थे सही कहीं नहीं से करते कहा थे, तो जाता होगा। इसलिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र बनाकर और मजबूती से हाँ। टीएन सेशन का जिनका नाम ले रहे हैं, उन्होंने अच्छा आके देश का चुनाव प्रक्रिया बहुत सही किए। उस दौर में आपने वही थे देखा इलेक्शन कमीशन, कि इसीलिए देश का मैंने आपको चुनाव वक्त इस याद तरीके दिलाया, से 90 का दशक था। देश का चुनाव इस तरीके से होता था, इतना फेयर होता था कि इंदिरा गांधी जी ने, अगर थोड़ा सा गड़बड़ी पाया गया कि नहीं सरकार का संसाधन को उपयोग किया गया, उनका दिल्ली बनारस हाई कोर्ट से, उत्तर प्रदेश से हाई कोर्ट से उनको सजा हुआ और उनको सदस्यता समाप्त किया चली गई गया। थी। तो मतलब आप समझिए कि देश में चुनाव आयोग के पास ताकत क्या था, उन्होंने क्या नहीं किए हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। और आज का गया सनी देओल के ऊपर भी आ गया कि भाई उन्होंने जितना खर्चा करना था उससे ज्यादा खर्चा उन्होंने चुनाव में कर दिया। क्या हुआ? कुछ हुआ? भारतीय जनता पार्टी का सांसद थे, और 2019 में ये आरोप लगा था, 19 से 24 भी बीत के गए, कोई आरोप कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से देश में काम हो रहा है। और आज के दौर में आप कहने की अजगर घूम रहे हैं हर तरफ। हाँ है ही। दूसरे का विधायक खा जाए, हाँ, दूसरे का पार्टी खा जाए, तो उसको क्या कहा जा सकता है? जो उनको पाले, जो उनको बड़ा करे, उनको खा जाए, तो उनको क्या कहा जा सकता है? अच्छा, पहले आप फिल्मों के सेट बनाया करते थे, जी हाँ। मुंबई में थे, तो कैसे फिर आप सरकार बनाने के काम में जुट गए? अब सेट बनाने जैसा ही है, सरकार भी बना सकते हैं। जब सेट बनाने का काम है, घर बनाने का काम है, उसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भी बनाएंगे, और सरकार 2020 में बनाए थे। लगभग वही तकनीक यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तकनीक दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन भाव तो एक ही होता ना। जब हमने वहाँ पे सेट लगा के फिल्म बना सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बेहतर कर लेंगे। 900 रुपये महीने पे नौकरी कर कर एक मुंबई जैसे शहर में मुकाम को मैंने हासिल किया। और ये तो बिहार प्रदेश हमारा अपना है, जहाँ मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं जीरो था, जीरो से मैं हीरो बना। तो ये तो मेरा अपना प्रदेश है। यहाँ पे कोई बोलते रहे, पूरा टाइट लग रहा है मामला आपका यहाँ। हाँ, इस बार टाइट लग रहा है पूरा मामला। एकदम एकदम मामला टाइट है, और जनता का सहयोग है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है। हाँ। और इस बार हमारे ऊपर, तेजस्वी जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट, सभी के ऊपर जनता भरोसा करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, आपकी ये जो यात्रा रही, जो आपका संघर्ष रहा, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे दर्शकों को। बहुत अच्छा रहा मेरा। मुंबई तो से खैर- लेकर यहाँ तक जो पहुंचे आप बिहार हाँ, तक। मुंबई का। हाँ। अच्छा, वो यात्रा। हाँ, वो वाला भी। हमको लगा वोटर अधिकार यात्रा। अरे हाँ। तो वोटर दोनों का अधिकार यात्रा में तो दोनों इतनी का बात हो जिक्र दे गई देते है, हैं। अब अपनी यात्रा पे आइए आप। दोनों का जिक्र दे देते हैं। वोटर अधिकार यात्रा भी बहुत अच्छा रहा। मेरी पार्टी का 0 इन्वेस्टमेंट 100% फायदा इस यात्रा में हुआ। दूसरा, मुंबई वाला तो गांव से निकल के मुंबई जैसे शहर गए, मेहनत मजदूरी किए, संघर्ष करके वहाँ पे ईमानदारी के रास्ते पे चलकर मुंबई में मुकाम हासिल किए। और मैं बिहार जब लौट के आया तो देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रखता है, लेकिन हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, बुनियादी सुविधा जो है पानी, बिजली, सड़क नहीं है। और उसके बाद मैंने अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा, और लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को सन ऑफ मल्ला बना। अब मल्ला का बेटा, मल्ला का दुख दर्द आंसू पोंछने के लिए आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और जब अपने संघर्ष करके और सर उठा के चलने का कोशिश करता हूँ, तो जो समांती विचार वाले लोग हैं वो सर को कुचलने का कोशिश करता है। उसके बावजूद भी मेरा हौसला ख़त्म नहीं होता है, और मजबूती से गिरने के बाद भी फिर उठता हूँ, और फिर मैं अपने आप को कहता हूँ कि नहीं बेटा, फिर से उठो और मजबूती से अपने लोगों के लिए काम करो। और आज इस मुकाम पे पहुँचे, जो दुश्मन भी मेरा इंतज़ार कर रहा है कि काश मुकेश सहनी अपना नाव लेके आ जाए, उस नाव पे बैठ कर हम भी पार लग जाएंगे, क्योंकि हम तो वही केवट महाराज के वंशज हैं। कभी हमारे पूर्वज भगवान श्री राम जी को पार लगाए थे,
और इससे पहले भी हमने 2020 में नाव लेके पार लगाए थे भाजपा वाले को, और इस बार तो उनको पता है कि नाव लेके चले गए तेजस्वी जी के साथ, और इस बार नाव आएंगे नहीं तो पार कहाँ से लगेंगे, और इस बार नाव पे तेजस्वी जी बैठे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग पार लगेंगे। जो भगवान राम की बात करने वाले हैं उनके साथ आप कहाँ हैं? आप कह रहे हैं कि हमारे वंशज थे, हाँ, लेकिन आप तो चले गए कहीं और। अब तो हम तो देखिए भगवान जी का, प्रभु राम का वजूद इसी में है ना कि केवट महाराज का बेटा उनको पार लगाया, और उन पार लगाने के बाद उस समय में भगवान राम हमारे लोगों को, हमारे पूर्वज को दे रहे थे कुछ। हमारे पूर्वज ने कहा प्रभु नहीं चाहिए आपकी अंगूठी, हमने आपको यहाँ पार लगाया, आप हमको वहाँ पे पार लगा दीजिएगा। हमारा उनका एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम आपको यहाँ पार लगा दिए, इसके बदले हमको कुछ नहीं चाहिए, और हमारे आने वाला पीढ़ी को आप पार लगाइएगा। आज भगवान राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, भगवान राम के नाम पे सत्ता में है, उनका रॉयल्टी खा रहे हैं, लेकिन उसके जो जिनसे एग्रीमेंट किया प्रभु राम जी, उस एग्रीमेंट को भूल गए। आज उनका दायित्व बनता है ना कि केवट महाराज के वंशज अगर बीच मझधार में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जब बंगाल में आरक्षण एससी का है, जब दिल्ली में आरक्षण एससी का है, तो बिहार में होना चाहिए। और जब इसके लिए अगर उनके वंशज अगर जूझ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे उनको काम करना चाहिए। इतना तो ख्याल करना चाहिए कि प्रभु राम ने कभी इनसे वादा किया था, इस वादा को हम लोग पूरा कर दे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो फिर से मेरा वही सवाल है जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहा था कि अगर बीजेपी इसके लिए तैयार हो जाए आपकी इस मांग के लिए, तब तो सोचेंगे ना आपकी चलते। तैयार होना चाहिए, उनको करना चाहिए अगर हो जाए। अगर मैं ही सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे, हमको उम्मीद नहीं है। 11 साल से उनके पीछे लगकर 3 बार हमसे वादा किए हैं करेंगे, और अभी तक काम नहीं किए। अभी हमको कोई उम्मीद नहीं है कि वो करेंगे। हमको इतना अपने आप पे भरोसा है कि हम आने वाला समय में यूपी, बिहार, झारखंड में अपनी पार्टी को इतना मजबूत करेंगे कि 2029 में हमारी सरकार बनेगा, और सरकार वीआईपी पार्टी के सहयोग से बनेगा। दिल्ली यूपी का भी जाएंगे आप? हाँ, यूपी में भी 2022 में चुनाव लड़े थे 152 सीट पे। तो हमारे तीनों जिला राज्य में संगठन है, और मेरे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में दर्जनों सांसद बनाएंगे 2029 में, और हमारे सहयोग से दिल्ली में सरकार होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी का सरकार होगा, आप ही के सहयोग से सरकार बनेगी। सरकार होगा, और जब सरकार होगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के दायरे में रहकर, जो संविधान में हमको अधिकार मिला है, उस दायरे में रहकर निषाद के समाज के साथ न्याय होगा, और उस समय में निषाद का आरक्षण लागू करेंगे। तो बहुमत आएगा, सरकार बनेगा, और जब सरकार बनेगा तो जिसका जो जरूरी है वो पूरा करेंगे। निषाद समाज के अलावा भी और अन्य समाज के साथ अगर नाइंसाफी होगा तो उनको पूरा करेंगे। सहनी जी, पीड़ा सिर्फ इसी बात की है, या फिर जो आपके साथ खेल हो गया था, 4 के 4 एमएलए जो आपके लूट लिए गए थे, उसका दर्द है? नहीं, दर्द क्या है, मतलब सच्चाई ये दर्द है भाई, मंत्री पद चला गया ना आपका, आप उसके पहले मंत्री थे। क्यों नहीं? आप मेरे घर में सामान हमने बहुत मेहनत करके 2 कट्ठा जमीन खरीदा है, या 2 लाख रुपया जमा करके रखा, और कोई आए और रातों रात चोरी करके चला जाए, तो ये अच्छा बात है क्या? दर्द तो होगा ही ना। इतना खून पसीना बहाकर पूरे बिहार के लाखों निषाद संघर्ष करके अपनी पार्टी बनाए, 4 विधायक बनाए, पूरे बिहार को बताया कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता, विधायक भी बना सकता, मुख्यमंत्री बना सकता। एक सपना देख रहा था गरीब गांव में मछुआरा कि हमारा भी अच्छा दिन आएगा, हमारा अपना सरकार बन गया, और उस सपना को आप चकनाचूर कर दीजिएगा, आप मंत्रिमंडल से बाहर कर दीजिएगा, आप विधायक खरीद लीजिएगा, तो तकलीफ नहीं होगा। आज हम मंत्री रहते हैं, आज हमारे समाज के साथ इतना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, नहीं होता। हम एसपी को फ़ोन करते, डीएम साहब को फ़ोन करते, वो ऑर्डर करते, वो हमारी बात मानता। लेकिन अभी आपने देखा समस्तीपुर में एक हमारे समाज की बच्ची के साथ रेप कर दिया, और वहाँ के एसपी को हम फ़ोन करते रह गए, फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। एसपी ने फ़ोन नहीं उठाया आपका? नहीं उठाया। लास्ट में जाके हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, तब जाके वहाँ पे उनका गिरफ्तारी हुआ। रोड पे उतरे, वहाँ पे जाके रोड पे खड़ा हुए, तब जाके गिरफ्तारी हुआ। ये काम उनको पहले करना चाहिए। लेकिन अगर हम वही सरकार में होते, मंत्री होते, तो हमको रोड पे उतरना पड़ता? नहीं उतरना पड़ता। यहाँ से फ़ोन करते, नहीं सुनता, तो यहीं से उनका पटना बुला लेते ना। मतलब एसपी फोन नहीं उठा रहा है, उसको आप तलब नहीं कर पा रहे हैं, अब तो क्या कीजिएगा? समानता विचारधारा जो आरोपी था वो भी उसी वर्ग का था, जो एसपी था वही वर्ग का था, जातिवाद कर रहा था। और हम लोग को कहते कि जातिवाद करते हैं। अरे हम जातिवाद नहीं करते, हम अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। निषाद समाज मेरे लिए कोई जाति नहीं है, निषाद समाज जो है वो हमारे लिए परिवार है। तो आगे का रोड मैप क्या है आपका? अब आगे का रोड मैप यही है, सरकार हम अपना बनाएंगे, गरीब पिछड़ा दलित का हक अधिकार उनको देंगे। सरकार तो आप तभी बनाएंगे जब आपको डिप्टी सीएम का पद मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप सरकार में कैसे रहिएगा?
अरे सरकार बनाएंगे ना, सरकार बनेगा तो डिप्टी सीएम भी बनेंगे ना भाई। तो वही कह रहा हूँ, डिप्टी अरे सीएम आप बनेंगे शुभकामना नहीं दे रहे क्या? बिल्कुल शुभकामना दे रहा हूँ क्या मैं स्वप्निल जी, आप लोग मैं शुभकामना सभी नहीं को दे रहे क्या? शुभकामना दे रहा हूँ, लेकिन मैं राजकुमार ये जी कह कहाँ रहा है? हूँ कि डिप्टी सीएम शुभकामना जब आपके चैनल का बनेंगे, नहीं है क्या? डिप्टी सीएम एक जब गरीब अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा क्या जिंदगी भर मछली मारते रहे? क्या अगर हमने सपना देखा गुनाह किया है क्या? बिल्कुल नहीं, डिप्टी सीएम बनना, अरे मनोबल तो हाई होना चाहिए ना। बिल्कुल होना जो चाहिए। आदमी कोशिश करेगा वही ना मंजिल पाएगा भाई। जो कोशिश ही नहीं करेगा वो क्या मंजिल पाएगा? आज मैं बॉम्बे में गया तो ही ना मंजिल पाया, अगर मैं गांव में रहता तो क्या मंजिल पाता? आज मैं बॉम्बे से लौट के अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, लीडर तब ना बने। आज बॉम्बे में रहता तो शायद ठीक नहीं है, होता। चलिए एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते हैं आप? डिप्टी सीएम तक में क्यों रुक जा रहे हैं? अच्छा, मेरा ये भी सपना है कि मेरा आने वाला पीढ़ी हाँ, निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तमाम सवालों के बड़े बेबाकी के साथ आपने जवाब दिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मीडिया के इस धन्यवाद मंच पर आने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुकेश सहनी